नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रमन भारद्वाज और आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इतिहास में भारत के कुछ शासकों को गद्दार कहा गया है। उन पर गद्दारी का एक ठप्पा लगाया गया है, लेकिन क्या सच में वो गद्दार थे या फिर जानबूझकर ऐसा प्रचारित किया गया? भले ही कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल हों, जिनके संबंध में कहा गया कि पृथ्वीराज चौहान से द्वेष के कारण उन्होंने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित कर लिया था, या भले ही मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा के बारे में इस प्रकार से कहा गया हो, उन पर भी यह ठप्पा लगाया गया कि साहब बाबर तो नहीं आ रहा था, लेकिन महाराणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया कि आप हिंदुस्तान में आओ। या इस पर भी विचार करो कि 1576 ईस्वी में जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उस समय मुगल शासक अकबर मानसिंह से नाराज हो गए थे। वो नाराज होने के कुछ कारण थे। एक तो कारण ये कि मानसिंह और आसफ खां महाराणा प्रताप को जीवित पकड़ने में असफल रहे थे। दूसरा एक कारण और था कि मानसिंह ने मुगल सेना को मेवाड़ को लूटने के आदेश नहीं दिए थे, नरसंहार करने के आदेश नहीं दिए थे। उसी प्रकार का नरसंहार जब अकबर ने चित्तौड़ पर अटैक किया था 1567-68 ईस्वी में, जब 30,000 लोगों का कत्लेआम किया गया था, उस प्रकार के नरसंहार के आदेश नहीं दिए थे, तो अकबर नाराज हुआ और आमेर के राजकुमार थे उस समय, शासक बाद में बने थे 1589 में, मानसिंह की ड्योढ़ी बंद कर दी गई थी कि मुझे अपना चेहरा मत दिखाना कुछ समय के लिए। बाद में हालांकि फिर से बहाल कर दिया गया था। इतिहासकारों के द्वारा सेलेक्टेड चीजों को बताया गया और जिन चीजों को छुपाना था उनको छुपाया भी गया। क्या आपने कभी यह पढ़ा है कि जब पश्चिम से अरब आक्रांता आ रहे थे, उधर मोहम्मद बिन कासिम ने जब राजा दाहिर को हरा दिया था, फिर मोहम्मद बिन कासिम का जो उत्तराधिकारी हुआ था आगे चलकर जुनैद के टाइम में मेवाड़, इसके अलावा गुर्जर प्रतिहार के नागभट्ट फर्स्ट और जो राष्ट्रकूट शासक थे जयसिंह वर्मन, इनके द्वारा एक रणनीतिक महासंघ बनाया गया था। मुट्ठी भर फौज ने उधर अटैक किया था सिंध की तरफ, जो आज पाकिस्तान में आता है एरिया। 30,000 की जो अरबों की फौज थी उसको गाजर मूली की तरह काट दिया गया था। हवाई बातें नहीं है। अरब इतिहासकार था सुलेमान के द्वारा लिखा गया है कि इन अरबों को कहीं पर शरण नहीं मिली, कहीं पर सिर छुपाने की जगह नहीं मिल रही। एक एक करके इस संपूर्ण विषय पर मैं आपके साथ में चर्चा करूंगा ताकि इतिहास की वो परतें खुलें और दिमाग के ऊपर भी जो एक धूल की परत जमी हुई है वो भी साफ हो, ताकि हम उस स्थिति में आ सकें कि क्या सही था, क्या गलत था, जो सही था उसको क्यों गलत बताया गया, क्या इसके पीछे कोई एजेंडा था, कि इनमें आपस में ही फूट डलवा दी जाए, ये कहा जाए कि तुम्हारे शासक कभी एक नहीं हुए थे, वो थे आपस में। हो सकता है उनका आपस में लड़ाई भी रही होगी, लेकिन जब जरूरत थी तब वो उस समय एक दूसरे के साथ भी आए। हम शुरुआत करते हैं 711, 12, 13 ईस्वी के लगभग। अरब आक्रांता इधर आगे की तरफ बढ़ने को तैयार बैठे हुए थे। खिलाफत का प्रचार प्रसार करना था। मोहम्मद बिन कासिम कमांडर था, उसने अटैक किया सिंध की तरफ और जो राजा दाहिर थे उन दाहिर को पराजित किया, और पराजित करने के बाद उधर भारत है उसकी पश्चिमी सीमा पर वो आकर बैठ गया कि अब हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, अंदर अटैक करने के लिए। 730 ईस्वी के लगभग मोहम्मद बिन कासिम का जो उत्तराधिकारी था जुनैद, उसके नेतृत्व में यहां पर अटैक किए गए। भले ही आपका राजपुताना हो, जो आज का राजस्थान है,
या आपका पश्चिमी मालवा का क्षेत्र हो, राजस्थान और मध्य प्रदेश से जो लगता हुआ हिस्सा है इसको हम मालवा बोलते हैं। तो पश्चिमी मालवा का क्षेत्र हो या राजपुताना का क्षेत्र हो या इसके अलावा आपका गुजरात का दक्षिणी भाग हो, भयंकर मारकाट की गई यहां पर, भयंकर लूट खसोट की गई यहां पर। ये वो समय था जब यहां की भी जो शक्तियां थी वो भी किसी ना किसी मुद्दे पर आपस में लड़ रही थी। जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो उसके बाद कई अलग अलग राजवंश हो गए, अलग अलग कारणों से वो लड़ रहे थे, राज्य विस्तार हो या अपनी सीमाओं को लेकर लड़ाई हो। लेकिन जब यह स्थिति बनी कि बाहर से कोई आक्रांता आ रहा है, जुनैद और उसके द्वारा यहां पर अटैक किया गया, राजपुताना, मालवा का पश्चिमी, गुजरात का दक्षिणी भाग अटैक किया गया, तो उन्होंने उस बाहरी आक्रांता के विरुद्ध मिलकर एक रणनीतिक महासंघ बना लिया था, जिसमें भले ही मेवाड़ के शासक बप्पा रावल, जिनके बारे में आप ये पढ़ते हैं कि वो गजनी तक चले गए थे, ठेठ गजनी तक, और वहां के शासक को हटाकर सलीम को पराजित करके अपने जो भतीजा था उसको, वहां का शासक, भतीजा या भांजे को वहां का शासक बना दिया था। तो मेवाड़ के शासक बप्पा रावल, इसके अलावा जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे वो नाग भट्ट फर्स्ट। अब गुर्जर प्रतिहार को लेकर भी बहुत विवाद की स्थिति बनी रहती है, सब अपने अपने क्लेम करते हैं, अपने अपने दावे करते हैं। मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा क्योंकि आज के इस वीडियो का विषय यह है कि क्या ये शासक सही में गद्दार थे या जानबूझकर इनको बनाया गया, तो मैं यहीं तक सीमित रहूंगा। तो मेवाड़ के शासक बप्पा रावल, गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट फर्स्ट, और इसके अलावा जो दक्षिण में राष्ट्रकूट थे वहां के शासक थे जयसिंह वर्मन। नागभट्ट फर्स्ट ने जयसिंह वर्मन के पास में अपना एक दूत भेजा और यह कहा कि इस समय तीनों को एक हो जाना चाहिए, मतलब अपने को एक हो जाना चाहिए इनके विरुद्ध। और जयसिंह वर्मन ने अपने बेटे को भेज दिया था, तो ये तीनों शक्तियां एक हो गई थी, मेवाड़, गुर्जर प्रतिहार और दक्षिण के राष्ट्रकूट, और एक युद्ध लड़ा गया था 738 ईस्वी में। और उस युद्ध में इन तीनों संयुक्त सेनाओं ने जुनैद के नेतृत्व में लड़ रही उन सेनाओं को बुरे तरीके से पराजित किया। स्थिति यह हो गई थी कि आप ये सोचो, स्वयं उनका जो इतिहासकार है सुलेमान, वो ये लिख रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में मौत के घाट उतारा गया और इनको सिर छुपाने के लिए, मतलब अरबों को सिर छुपाने के लिए, शरण लेने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। और उनका जो कमांडर था जुनैद, उनका कमांडर भी मारा गया। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में यह बताना कि आप में से कितने ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने इतिहास की किसी भी किताब में इस रणनीतिक महासंघ के बारे में पढ़ाई की हो। उधर से आने वाले उस आक्रांता के विरुद्ध यहां पर ये तीनों इकट्ठे हो गए थे। इकट्ठे हुए तो हुए, सामने वाले की सेना की हालत खराब कर दी थी, उसको शरण नहीं मिल रही थी, खुद उनका इतिहासकार लिखता है, और उनका कमांडर मारा गया था। ये एक बहुत बड़ी क्षति थी उनके लिए। और इसके बाद हम ये देखते हैं, जब ये युद्ध हुआ था 738 ईस्वी का, आने वाले 200 वर्षों तक, लगभग 200 वर्षों तक किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इधर वो आ जाए और अटैक कर ले। और 730 में जैसा लूटपाट करके चले गए थे, ऐसा कोई लूटपाट करके चला जाए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब लगभग 200 वर्षों के बाद में फिर से उधर से आना शुरू हुआ। हिंदू कुश के जो दर्रे हैं, उन दर्रों से निकलकर अब ये तुर्क आने लगे। महमूद गजनवी आया। गजनवी ने 1001 ईस्वी में, जो ये बफर जोन था उस समय का, जैसे पंजाब हुआ, अफगानिस्तान, हिंदू शाही राजवंश का यहां पर शासन था, राजा जयपाल को पराजित कर दिया 1001 ईस्वी में। राजा जयपाल ने अपने आप को आत्मदाह कर लिया, यानी कि जीवित अग्नि को गले लगा लिया। आप एक बार विचार करो कि कोई शासक पराजित हो गया और पराजित होने के बाद स्वयं अपना आत्मदाह कर लेता है, तो इस समय, मतलब इसका मतलब उस समय के जो समाज के जो मूल्य थे, या जो हम कोड बोलें, जिसको संहिता हम बोल सकते हैं, कि एक शासक के लिए मृत्यु को गले लगाना ज्यादा आसान लग रहा है, बजाय इसके कि वो अपने हार को स्वीकार कर ले। भाई, समय के साथ हर समाज के जो मूल्य हैं या संहिताएं हैं वो बदलती रहती हैं।
आज अगर कोई पराजित हो जाए कोई देश, तो ऐसा थोड़ी कि अपने देश के सारे नागरिकों को मार दे, या फिर वहां का जो शासक है वो स्वयं खुद को गोली मार ले कि नहीं साहब ये तो बहुत पराजित हो चुका हूं और अब इसके बाद अब मैं मृत्यु को गले लगाता हूं। ऐसा तो नहीं है। लेकिन उस समय यह था कि हारना स्वीकार नहीं है, भले आप मृत्यु को गले लगा लो। फिर मोहम्मद गजनवी के समय आगे हम ये देखते हैं कि हिंदू शाही राजवंश का जो है वो यहां से समाप्ति हो गई थी। ये एक प्रकार से बफर जोन था अफगानिस्तान और आपका जो आज जो पंजाब आता है, जो भारत और पाकिस्तान में है, वो वाला संयुक्त रूप वाला पंजाब। थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं और जयचंद गहड़वाल पर हम बात करते हैं, कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल। सबसे पहले आपको वो कारण बताता हूं जिसके कारण इतिहासकार ये कहते हैं, इतिहासकार सभी नहीं, इतिहासकारों का एक धड़ा ये कहता है कि वो गद्दार थे, उन्होंने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया। कारण ये बताया जाता है कि साहब पृथ्वीराज चौहान जो हैं उन्होंने जयचंद गहड़वाल की जो पुत्री थी संयोगिता को भगाकर और फिर विवाह कर लिया था, अपहरण कर लिया था और फिर विवाह कर लिया था, जिसको गंधर्व विवाह कहा जाता है। और फिर इससे जयचंद गहड़वाल नाराज हुए, अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित कर लिया। यह बात हमको एक तो पृथ्वीराज रासो में देखने को मिलती है। कुछ इतिहासकार हैं जो एक मानते हैं, इस कथा को किसी ना किसी रूप में स्वीकृति देते हैं कि हाँ साहब ऐसा हुआ था। काफी इतिहासकार ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, जिसमें गौरीशंकर हीराचंद ओझा हो, जिनका बहुत उल्लेखनीय कार्य है राजपुताना के इतिहास लेखन में, या इसके अलावा त्रिपाठी हो, या इसके अलावा रेऊ हो। इन्होंने कहा बोले नहीं ऐसा नहीं हुआ था। भाई हम इनकी बातों को छोड़ देते हैं कि कौन इतिहासकार ये मानता है हुआ था, कौन इतिहासकार मानता है नहीं हुआ था। हमारा विषय यह है कि क्या इन तुर्कों के वो साथ थे। एक शिलालेख आता है, गहड़वाल जो शासक थे इनके इतिहास की जानकारी से रिलेटेड, कमोली शिलालेख। उस कमोली शिलालेख से जानकारी मिलती है कि जयचंद गहड़वाल के द्वारा एक टैक्स लगाया गया था अपनी जनता के ऊपर। कौन सा टैक्स? तुरुष्क। ये क्या होता है? इन तुर्कों के विरुद्ध, इन यवनों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए वो टैक्स लगाया गया था तुरुष्क कि आप मुझे टैक्स दो, मुझे सेना को संगठित करना है, सेना को मजबूत करना है ताकि इन तुर्कों का मैं मुकाबला कर सकूं। तो कोई राजा अपनी जनता के ऊपर टैक्स लगा रहा है, इसलिए टैक्स लगा रहा है कि उसको उस मोहम्मद गौरी का सामना करना है, उस मोहम्मद गौरी को पराजित करना है। इसके अलावा एक जो लेखक हुए हैं नैनचंद्र सूरी, जिनके द्वारा काफी किताबें लिखी गई हैं, उन्हीं किताबों में से एक किताब है रंभा मंजरी। इसके अलावा एक और लेखक हुए हैं विद्यापति, जिनके द्वारा एक किताब लिखी गई है पुरुष परीक्षा। वहां से पता चलता है कि जयचंद गहड़वाल के द्वारा इन यवनों को कई बार पराजित किया गया था। हम तो यह मान लेते हैं कि साहब कई बार पराजित नहीं किया गया होगा, कुछ एक बार ही पराजित किया गया होगा, या मान लो ज्यादा ही हम नकारात्मक होकर सोचें या ज्यादा ही हम आलोचनात्मक अगर मूल्यांकन करें तो हम ये मान लेते हैं कि साहब एक बार भी पराजित नहीं किया होगा, हर युद्ध में वो हारे ही होंगे इन यवनों के साथ में, ये मान लेते हैं। दोनों ही स्थिति में भले ही पराजित किया हो या पराजित नहीं किया हो, यह बात तो निश्चित है कि युद्ध तो लड़े। भाई युद्ध तो लड़े होंगे आदमी, तभी तो या तो पराजित करेगा या पराजित तो होगा। भाई ये तो स्वाभाविक है कि इधर के जो लेखक हैं इस पक्ष के, वो अपने राजा की बड़ाई करेंगे और दूसरे पक्ष के जो लेखक हैं वो अपने खुद के राजा की बड़ाई करेंगे। भाई राजा की बुराई करके आपको मौत के घाट थोड़ी उतरना है। तो अपने राजा को तो हर कोई फेवर करता ही है, ज्यादा बातें उसके फेवर में ही लिखी जाती हैं। इतिहास को जब हम छांटते हैं तो सही तरीका यह है कि दोनों पक्षों को हम पढ़ें और दोनों पक्षों की जो कॉमन बातें हैं और खुद की थोड़ी सी तार्किक बुद्धि का उपयोग करते हुए हम सही निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करें। सही इतिहास को पढ़ने का तरीका तो यह है। वापस हम विषय पर लौट कर आए कि ये जो लेखक बताते हैं कि इन यवनों को, मतलब ये जो मलेच्छारे थे, यवन थे, ये तुर्की थे, इनको कई बार पराजित किया और हमने ये माना कि साहब पराजित नहीं किया होगा, वो खुद पराजित हुए होंगे। हम आलोचनात्मक दृष्टि रखते हुए सोचते हैं तो ये तो निश्चित है युद्ध तो लड़े। कोई आदमी युद्ध कब लड़ता है?
जब प्यार मोहब्बत होती है तो लड़ता है, या फिर दुश्मनी होती है तो लड़ता है? ऑब्वियसली दुश्मनी होती है तो ही लड़ता है। तो किसी के साथ जब आपकी दुश्मनी है तो आप युद्ध लड़ रहे हो। 1194 ईस्वी का जो चंदावर का युद्ध था, उसमें लड़ते 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 जयचंद गहड़वाल मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो जयचंद गहड़वाल के अगर इन सोर्सेज को आप उठाकर देखो, तो कमौली का शिलालेख जो ये कहता है कि साहब तुरुष्क दंड लगाया गया, तुरुष्क कर लगाया गया, ताकि इन तुर्कों के खिलाफ सेना को संगठित किया जा सके, सेना को तैयार किया जा सके। भले इन लेखक की आप सोर्सेज को पढ़ो तो हम तो ये मान लेते हैं कि साहब वो पराजित हुए, लेकिन इन यवनों से खूब युद्ध तो उन्होंने लड़े। और इन्हीं यवनों के खिलाफ लड़ते लड़ते, मतलब इन्हीं लोगों के खिलाफ लड़ते लड़ते 1194 में चंदावर के युद्ध में उनकी डेथ हो जाती है। और फिर उस व्यक्ति को कहा जाता है कि साहब ये गद्दार था। ये गद्दारी वाली बात कहां से निकल के आई? 16वीं शताब्दी में एक लेखक हुए थे अबुल फजल, मुगल शासक अकबर के नवरत्नों में से एक। अबुल फजल के द्वारा एक किताब लिखी गई है आइन ए अकबरी। उस आइन ए अकबरी में ये वाला जो एंगल है, ये एंगल जोड़ा गया कि साहब ये गद्दार था ये व्यक्ति, और तुम्हारे ही व्यक्ति के द्वारा और तुम्हारे दुश्मन को बुलाया गया था, ये गद्दार था। ये बात अबुल फजल ने कहां से पकड़ी? भाई पृथ्वीराज रासो वो तो मूल रूप से कब लिखा गया था, और फिर बाद में चंदवरदाई जो है वो खुद वहां चले गए थे गजनीर, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की भी हत्या कर दी, फिर खुद की भी हत्या कर ली, फिर बाद में पृथ्वीराज रासो को उनके बेटे के द्वारा पूर्ण किया गया था। बाद में इसमें और चीजों को जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए, और जोड़ते जोड़ते कई काल्पनिक कहानियां, या जिनको हम कथा बोले, वो कथा इसमें जुड़ती चली गई। ये भी एंगल जोड़ दिया गया कि साहब वो जयचंद गहड़वाल और पृथ्वीराज चौहान जो है ये मौसेरे भाई थे। अब आप एक बार ये विचार कर लो, मौसेरे भाई वाला एंगल पकड़ लो। आज जब हम ये देखते हैं, आज भी जब शादियां होती हैं तो गोत्र मिलाए जाते हैं, 4 गोत्र मिलाए जाते हैं। इन चारों गोत्र को तो आपको टालना पड़ेगा। हालांकि हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, जिसमें अब 4 से 2 पे आ गए, 2 से अब धीरे धीरे हम खत्म करते हुए चले जाएंगे। लेकिन एक सरल सा एग्जाम्पल ये पकड़ो कि एक जो राजवंश है उसका विवाह कभी भी सेम उसी राजवंश में, या उसके कोई अगर रिलेटिव है, मान लो मौसी का लड़का है, मतलब भाई हुआ, भाई मौसी का लड़का हो, चाचा का लड़का हो, ताऊ का लड़का हो, फूफा का लड़का हो, तो भाई हुआ। भाई की अगर कोई संतान है, भतीजा या भतीजी होगी। जहां हम ये देखते हैं कि मान लो अगर कोई राठौड़ है, तो राठौड़ों की शादी राठौड़ों में नहीं होती। भले ही वो राठौड़ राजस्थान में रहने वाला राठौड़ हो, गुजरात में उसका विवाह करना हो, या यूपी में विवाह करना हो, या बिहार में विवाह करना हो, वो ये देखेगा कि सामने वाला राठौड़ है, तो बोले नहीं साहब, राठौड़ों का राठौड़ों में रिलेशन नहीं होगा। बोले क्यों? बोले साहब ये हमारे भाई बहन। इसी प्रकार से और दूसरे वंशों में भी आप देख लेंगे, तो एक्स वालों का एक्स में नहीं होगा, वाई वालों का वाई में नहीं होगा, जेड वालों का जेड में नहीं होगा। तो एक तरफ जब आप ये कह रहे हो कि साहब वो मौसेरे भाई हैं, मौसेरे भाई हैं, तो उसकी बेटी क्या हो गई? वो तो भतीजी हो गई। और अगर भतीजी हो गई, तो जब उस समय की समाज में हम ये वैल्यूज देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने उस भागते हुए शत्रु पर प्रहार नहीं किया, मोहम्मद गोरी को जब तराइन के पहले युद्ध में पराजित किया था 1191 ईस्वी में, भाई हम तो यही मान लेते हैं दोनों के बीच में 2 ही युद्ध हुए थे। हालांकि जब हम बहुत सारे सोर्सेज पढ़ते हैं तो उसमें तो हमको खूब अलग अलग जानकारी मिलती है। हम तो फिर भी ये मान लेते हैं कि वो जो युद्ध लड़े गए थे पहले वाला, ये सब झूठ बोल रहे हैं, वो बड़े युद्ध नहीं होंगे, कोई छोटी मोटी झड़प होंगी। भले ही आपका एलियट बोलता है कि साहब 17 बार युद्ध लड़ा गया, अमीर महाकाव्य बोलता है आपका कि 7 बार युद्ध लड़ा गया, पृथ्वीराज प्रबंध बोलता है आपका 8 बार युद्ध लड़ा गया, या इसके अलावा हमी पृथ्वीराज रासो बोलता है 21 बार युद्ध लड़ा गया, या प्रबंध चिंतामणि जो मेरुतुंग के द्वारा लिखा गया है वो बोलता है 23 बार युद्ध लड़ा गया। और इन सारे युद्धों में, ये वाले सारे सोर्स कहते हैं कि इन सारे युद्धों में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। हम तो नकारात्मक मान लेते हैं, आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि नहीं साहब ये कोई युद्ध नहीं हुए होंगे या इन युद्धों में पराजित नहीं किया होगा, या छोटी मोटी झड़पें हुई होंगी। भाई एक हिसाब से सोचा जाए तो इतने इतने अगर ये युद्ध बता रहे हैं, वो एलियट वो यहाँ का आदमी नहीं है, वो बाहर का आदमी है, वो खुद कह रहा है 17 बार पराजित किया है, तो निश्चित रूप से कुछ युद्ध तो हुए ही होंगे ना। अगर ये युद्ध हुए होंगे और हम मान लेते हैं कि अगर इन युद्धों में पराजित किया होगा, तो फिर इतिहास के पन्नों से इनको गायब क्यों कर दिया? दुर्गंध की बू आती है क्या कुछ? इतने अगर युद्ध हुए तो 2 4 5 को तो उसमें जगह देते। आप सेलेक्टेड 1191 और 1192 के तराइन के युद्ध को ही आप वहां पर जगह दे रहे हो, इन बाकी वालों को क्यों गायब कर रहे हो? भाई आप मान लिया जब इतिहास लेखन करते हो तो अबुल फजल जो कहता है उसको आप सत्य मानते हो,
और यहाँ के जो इतिहासकार हैं, मान लो मुहनोत नैणसी है, या इसके अलावा सूर्यमल मिशन है, या पृथ्वीराज रासो है, या आचार्य मेरु तुंका प्रबंध चिंतामणि है, या पृथ्वीराज विजय है, हमीर महाकाव्य है, एक्स वाई जेड, उनको आप सत्य नहीं मान रहे हो, तो क्या ये बायस्ड नहीं है? एक तरफ आप उसको पूर्ण सत्य मान रहे हो, दूसरी तरफ वाले को आप पूरा नकार रहे हो। पूरा मत नकारो, उसके कुछ अंशों को ले लो। खैर, मैं वापस विषय पर आता हूं। मैं उस मोसेरे भाई वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर लेकर चल रहा था। तो आप ये कहेंगे, बोले साहब हो सकता है क्यों कि उसकी भतीजी है तो भतीजी से शादी कर ले। तो आप इस एंगल से सोचो कि पृथ्वीराज चौहान ने उस भागते हुए शत्रु पर प्रहार क्यों नहीं किया था? क्योंकि उस समय के समाज के कुछ मूल्य थे। क्या मूल्य थे? कि साहब अगर शत्रु निहत्था है, पराजित हो चुका है, भाग रहा है, तो भागते हुए शत्रु, निहत्थे शत्रु पर वार मत करो। उस समय के समाज के मूल्य हुआ करते थे। ये उस समय की वैल्यूज थी, जिसके कारण आज हम बहुत उपहास उड़ाते हैं उन लोगों का। लेकिन वास्तविक मूल्यांकन करने के लिए तो हमको उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को थोड़ी देर के लिए स्वयं को वहां मानते हुए विचार करना पड़ेगा। खैर, विषय यह है कि अगर कोई व्यक्ति उस समय के मूल्यों को इतना ज्यादा महत्व दे रहा है कि निहत्थे शत्रु को वो जीवित छोड़ रहा है, भागने का मौका दे रहा है, तो अगर उस समय के मूल्यों को इतना महत्व दे रहा है, तो ये भी तो मूल्य थे कि अपने भाई बहन से शादी कौन करता है। तो क्या इस मूल्य को वो महत्व नहीं देगा? वो व्यक्ति निश्चित रूप से महत्व देगा। तो ऐसे में ये लगता है कि ये कुछ जो काल्पनिक बातें थी, उन काल्पनिक बातों को सच्चा इतिहास बनाकर जानबूझकर परोसा गया, ऐसी जानबूझकर व्यवस्था की गई कि आप इसको सच्चा मान लो। जैसे एक उदाहरण और पकड़ लो आप, कि मेवाड़ के शासक थे रावल रतन सिंह, और उनकी पत्नी थी पद्मिनी, और अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था चित्तौड़ पर, यह हम जानते हैं। 1303 में वो अटैक हुआ था, चित्तौड़ का शाका हुआ था। शाका मतलब दो घटनाओं को हम संयुक्त रूप से बोलते हैं कि साहब एक तो जिसमें केसरिया हो, कि योद्धा केसरिया धारण कर ले, केसरिया वस्त्र, कि साहब अब तो या तो मरना है या मारना है, उस स्थिति को केसरिया बोलते हैं। वीरांगनाएं जिंदा अग्निकुंड में कूद जाती हैं, उसको जौहर कहा जाता है। इन दोनों संयुक्त घटनाएं, दोनों घटनाएं जब साथ होती हैं तो इसको जौहर कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहां पर अटैक करने के जो रीजन थे, उसका एक स्पष्ट कारण था, और वो कारण था अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। अपने राज्य का उसको विस्तार करना था। क्योंकि ऐसी झड़पें हमने पहले भी देखी। अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात की तरफ अपनी सेना भेज रहा था, तो मेवाड़ के ही शासक सामंत सिंह जो थे, उन्होंने पहले अलाउद्दीन खिलजी की सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया था। बाद में जब उन्होंने दंड वसूला, दंड का मतलब टैक्स, टैक्स वसूला, टैक्स वसूलने के बाद फिर गुजरात की तरफ आगे बढ़ने के लिए दिया था। तो क्या यह अलाउद्दीन खिलजी के लिए चुनौती नहीं थी कि मेवाड़ का एक शासक अलाउद्दीन खिलजी की सेना से टैक्स वसूल कर रहा है, जबकि अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर सानी कह रहा है, यानी दूसरा सिकंदर। साहब एक तो वो सिकंदर था, एक मैं सिकंदर हूं। तो क्या उसके स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचेगी कि मेवाड़ रियासत उससे टैक्स कैसे वसूल सकती है? मजबूरी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को मेवाड़ का मार्ग छोड़कर और गुजरात की उधर जालोर की तरफ से जाना पड़ा था। तो ये उसके लिए चुनौती थी। अब सामंत सिंह तो वहां से सामंत सिंह नहीं, समर सिंह, मैं सामंत सिंह गलत बोल गया। समर सिंह ने वो टैक्स वसूला था। तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए मेवाड़ कहीं ना कहीं खटक रहा था। तो मेवाड़ पर अटैक करने का स्पष्ट कारण था उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। उसको गुजरात तक का इजी एक्सेस चाहिए था। गुजरात व्यापार के लिए बहुत जरूरी था। व्यापार से पैसा आता है, पैसे से सेना बनती है, सेना को युद्ध में झोंका जाता है, तब आदमी अपना साम्राज्य का विस्तार करता है। क्लियर है, स्पष्ट है। घटना 1303 की है, लेकिन बाद में 1540 ईस्वी में एक व्यक्ति मोहम्मद मलिक जायसी, जो एक किताब लिखता है पद्मावत, और उस पद्मावत में जो वो कहानियां लिख देता है, उन कहानियों को सच्चा इतिहास मानकर और सच्चाई के तौर पर उनको परोस दिया गया, और यह कहा गया कि ना, वो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा वाले भी कुछ कारण हो सकते हैं, पर असली कारण तो यह था कि रानी पद्मिनी को प्राप्त करना था। और पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए मतलब कैसे आप टारगेट करो, कैसे नकारात्मकता पैदा करो। आज भी जब आप चित्तौड़ जाते हैं, तो चित्तौड़ में आपको यह बताया जाता है, कभी हो सकता है कुछ व्यूअर्स मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो वो जानते होंगे, बोले हाँ सर आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, कि जब आप चित्तौड़ में जाते हैं तो वहां ये देखते हैं, वहां ये बताया जाएगा कि ये रानी पद्मिनी के महल है, जबकि वो रानी पद्मिनी के महल नहीं है। और फिर ये बताया जाएगा यहाँ कांच लगा हुआ था, और अलाउद्दीन खिलजी को उस कांच के माध्यम से पद्मिनी के दर्शन कराए गए।
महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए यहाँ पर जो योद्धा थे वो कट गए, मर गए, मृत्यु को गले लगा लिया, अपना अंग अंग काट दिया। ऐसे में क्या ये बात हजम होती है कि यहाँ के रावल रतन सिंह ने एक दर्पण लगाया गया होगा कि लो मेरी पत्नी को इसमें से देख लो? हजम होती है? एक बार विचार करो इस चीज को। दूसरा ये जो मैं बात कर रहा हूं कि रानी पद्मिनी के जो महल बताए जाते हैं कि साहब ये रानी पद्मिनी के महल है, यहाँ कांच लगाया जाता है, वो सारी बातें ही निराधार है। वो महल जब आप देखोगे तो देखने में स्पष्ट लगता है कि ये महल बहुत बाद में बने हैं। भाई एक आइडिया हो जाता है, भले ही आप कितनी भी पॉलिश कर लो, कितना जीर्णोद्धार कर लो, लेकिन ये पता लग जाता है कि ये इतने पुराने तो नहीं लगते महल। वो महल लगते हैं 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास या 18वीं शताब्दी के आसपास के। रानी पद्मिनी के ओरिजिनल अगर महल आपको देखना है तो आपको चित्तौड़ के दुर्ग में पुराने महलों की तरफ जाना पड़ेगा, जहां पर महाराणा कुंभा वाले जो महल हैं, महाराणा कुंभा के महलों से भी पुरानी थी रानी पद्मिनी। जब आप महाराणा कुंभा के महल देखोगे, सुनना मेरी बात को थोड़ा सा लॉजिकल, राणा कुंभा के एक बार आप महल देखना, फिर आप रानी पद्मिनी के महल देखना चित्तौड़ में, जो आपको एक कहा जाता है कि ये रानी पद्मिनी के महल है, ये कुंभा के महल। फिर खुद अपने आप से सोचना कि कुंभा कुंभा जो रानी पद्मिनी के बाद थे, 1468 में उनकी डेथ होती है, मतलब उनकी हत्या कर दी जाती है, उनके पुत्र उदा के द्वारा ही कर दी जाती है। तो जो बाद में हुआ है उसके महल तो पुराने लग रहे हैं, और जो पहले हो चुकी उसके महल नए लग रहे हैं। सोचना एक बार, जबरदस्ती हजम करने की कोशिश करना। जब हजम नहीं होगा तब आपके मन में विचार आएगा, नहीं साहब राणा कुंभा के महल अगर इतने पुराने हैं तो रानी पद्मिनी का टाइम तो उनसे भी लगभग 150 साल पहले था, तो वो महल तो और ज्यादा पुराने दिखने चाहिए। तो ऐसे में एक चीज तो यहां खंडित हो जाती है, इसका यहां खंडन हो जाता है कि जिन महलों को बताया जाता है ये रानी पद्मिनी के हैं, और ये यहाँ दर्पण वगैरह दिखाया गया, और यहाँ पे रावल रतन सिंह ने अपनी पत्नी के दर्शन कराए गए, वो सारी चीज हजम होगी। फिर दूसरा, मलिक मोहम्मद जायसी जो 1540 ईस्वी में ये किताब लिखता है पद्मावत, जिसमें वो ये कहता है कि साहब वो एक कोई तोता आया, उड़ता हुआ एक तोता आया, श्रीलंका का तोता था। सुनना पहले बात को, फिर आप ये हजम करने की, जबरदस्ती एक बार हजम करने की कोशिश करना। हजम करने की कोई अगर वो दवाई गोली आती है, क्या इनो वगैरह क्या होता है, देखो मेरे को पता नहीं, कौन सी होती है, पुदीन हरा, पुदीन हरा, वो लेने की कोशिश करना, फिर प्रयास करना कि मैं हजम करूं। हजम जब भी नहीं कर पाओगे आप। पद्मावत में वो लिखता है कि साहब एक कोई तोता आया श्रीलंका से, आज का जो श्रीलंका है जिसको सिंगल प्रदेश कहा जाता था। वहां के एक राजा थे गंधर्व सेन, और उनकी पत्नी थी चंपावती, और उनकी पुत्री थी पद्मिनी, और उनका एक पालतू तोता था। वो तोता एक दिन पिंजरे से उड़ गया और उसको शिकारी ने पकड़ लिया, और शिकारी ने पकड़ के उसको किसी दूसरे को बेच दिया, और फिर वो वहां से बचता बचाता और वो शिकारी से होता होता और फिर वो रावल रतन सिंह तक पहुंचा। रावल रतन सिंह ने उसको खरीद लिया या उड़ता हुआ आ गया, जैसे भी। श्रीलंका का तोता मेवाड़ में पहुंचा, इतना कम्युनिकेशन था क्या? इतनी आवाजाही थी क्या? पक्षियों का ऐसा व्यापार था क्या कि एक पक्षी वहां का है और उस पक्षी को यहां बेचने के लिए कोई आ रहा है? मान लेते हैं था, मान लो एक बार था। आगे ये लिखा गया है कि वो तोता रावल रतन सिंह से ये कहता है, और रावल मतलब रावल रतन सिंह से तो नहीं कहता, रावल रतन सिंह की जो पत्नी है उनसे कहता है, और कटाक्ष करता है, ताना मारता है। जब रावल रतन सिंह की पत्नी ये पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूं, तो ये कहता है, बोले जिसने कभी हंस को नहीं देखा हो वो अपने आप को हंसी समझता है, कुछ इस प्रकार का वो व्यंग्य कसता है रावल रतन सिंह की पत्नी के ऊपर। तो ये कहता है, वो पूछती है उससे कि तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? बोले सुंदरता देखनी है तो सिंगल प्रदेश में जाओ, श्रीलंका में है, वहां रानी पद्मिनी है, राजकुमारी पद्मिनी, वो है सुंदर। तो वो रानी रतन सिंह को ये बात बताती है। रतन सिंह के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं राजकुमारी पद्मिनी को देखने के लिए जाऊं। वो जाते हैं, अकेले जाते हैं, और एक शिकारी के भेष में जाते हैं, और वहां जाकर, और फिर लंबी चौड़ी कहानी है, उस पूरे हिस्से में नहीं जाऊंगा मैं। और फिर वहां उनके राजा जो पद्मिनी के जो पिता हैं वो पहचान लेते हैं, फिर उनकी शादी करा देते हैं, फिर वो यहां पर आ जाते हैं। सुनना, तोता कहाँ का? श्रीलंका का। मान लेते हैं तोता इंसान की तरह बोलता है, कुछ शब्द बोलता है, पूरे तरीके से नहीं बोलता जैसे आप और हम बोलते हैं। हमारे घर में भी तोते रहे होंगे, वो मिट्ठू मिट्ठू करके 2 4 5 लाइन मम्मी पापा ऐसे बोल लेते हैं। इंग्लिश में वो बोलता है क्या? अगर आप हाँ सिखाओगे तो इंग्लिश में मॉम डैड बोल लेगा। वो तोता श्रीलंकन भाषा में, तमिल भाषा में बोलता है क्या? बोले ना, तमिल हमको ही नहीं आती, तो हम तोते को कैसे सिखाएंगे? तमिल में तो नहीं बोलता। तो वो तोता अगर वहां श्रीलंका का था तो
उस समय वहां जो भाषा चलती थी, तमिल वगैरह XYZ जो भी भाषा थी, तो वही भाषा उसको आती होगी। आप मान भी लेते हैं कि वो तोता जैसे तैसे मेवाड़ तक पहुंच गया। रावल रतन सिंह के साथ में या मेवाड़ के लोगों के साथ में जब वो कम्युनिकेशन करेगा, तो उसको यहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए, मेवाड़ की भाषा आनी चाहिए। उस तोते को मेवाड़ की तो आती नहीं, उसको तो श्रीलंका की भाषा आती है। फिर वो ये कैसे समझाएगा कि साहब वहां पर एक कोई राजकुमारी है और वो बहुत सुंदर है, आप तो अपने आप को हंस मान रहे हो, और जिस तालाब में कभी कौवा हंसी नहीं आया वहां हर बगुला अपने आप को कौवा समझता है, ये सारी कहानियां वो समझाएगा कैसे? पहली बात तो ये कम्युनिकेशन गैप हो गया। फिर दूसरा, ये आप अपने ऊपर लेके देखो कि आपको कोई तोता ये कहे कि साहब जैसलमेर में एक बहुत सुंदर महिला रहती है, बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है, आप राजा और ये कहे, छोड़ो राजा नहीं, आप तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, और ये तोता कहे मैं आपके लिए रिश्ता लेके आया हूँ, जैसलमेर में एक बहुत सुंदर लड़की रहती है, ये गुण मिला लिए, ये ऐसी ऐसी बात है। तोते की बात पे विश्वास करके आप अपने घर से नीचे नहीं उतर के जाओ, जैसलमेर जाना तो दूर की बात। तो रावल रतन सिंह रोटी नहीं खाते थे क्या? खाते थे। उनमें बुद्धि नहीं थी क्या कि साहब तोता कह रहा है, तोते की बात पे विश्वास करके मैं अपना राजपाट छोड़ के फिर सन्यासी का वेश धारण करके और फिर मैं वहां पर चला जाऊं उसको राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए? हजम हुई क्या? मेरे हिसाब से वो पुदीनहरा जो आपने लिया होगा, पुदीनहरा लेने के बाद भी आपकी ये बात तो हजम नहीं हुई। सीधा सा कारण सीधा सा ये था, लास्ट में खुद लिखता भी है पद्मावत में, वो खुद लिखता है मोहम्मद मलिक जैसी, बोले मैं ये जो सारी चीजें लिख रहा हूं इसमें दिल का प्रतिनिधित्व ये करता है, बुद्धि का प्रतिनिधित्व ये व्यक्ति करता है, इस शरीर के इस हिस्से का प्रतिनिधित्व ये व्यक्ति करता है। इसका मतलब वो जो व्यक्ति है वो उस ऐतिहासिक घटना को उठाकर और उसके ऊपर एक कोई काव्य की रचना कर रहा है, एक काल्पनिक कथा की रचना कर रहा है। ये लास्ट में स्वयं उसके द्वारा लिखी गई बातों से ही स्पष्ट हो जाता है। फिर आपके दिमाग में तर्क आएगा कि सर एक सम्यक कौमुदी हमको मिलता है, एक सोर्स है सम्यक कौमुदी, जो एक लेखक है उसके तिलक तिलक करके, मेरे को नाम उनका ध्यान नहीं आ रहा, जो 1365 ईस्वी के लगभग का है, यानी जब ये घटना हुई थी इसके लगभग 64 वर्ष बाद। उसमें जानकारी मिलती है, बोले एक राघव चेतन नाम का कोई एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सम्मानित तो किया गया था। तो सम्मानित करने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति ने रावल रतन सिंह से रिलेटेड या मेवाड़ के सैन्य रणनीति से रिलेटेड कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन उसको उपलब्ध कराई होगी, इस मामले में उसको जरूर सम्मानित किया गया होगा। सम्मानित करने में यह कहां स्पष्ट होता है कि राघव चेतन नामक उस व्यक्ति के द्वारा रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी के बीच वाली ये सारा सब खिचड़ी पकाई गई। आगे बढ़ो। मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा पर यह आरोप लगाए गए, बोले साहब वो गद्दार थे। क्यों? बोले बाबर तो नहीं आता, लेकिन बाबर को उन्होंने बुला लिया। क्यों बुला लिया? बोले साहब महाराणा सांगा को बाबर की जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? बोले दिल्ली के इब्राहिम लोदी को पराजित करना था। अरे तो तर्क तो थोड़े अच्छे सोच समझ के दो। इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए सांगा को जरूरत थी क्या बाबर की? इब्राहिम लोदी को 2 बार पराजित कर चुके थे खातौली के युद्ध में। खातौली एक जगह आती है अभी कोटा में, 1517 में युद्ध हुआ था खातौली का युद्ध, वहां पर महाराणा सांगा ने उसको पराजित कर दिया था। इसके अलावा ये खातौली उस समय बूंदी रियासत था, बाद में कोटा रियासत अलग बना था, फिर वो रियासत चेंज हो गई थी। मतलब उस 1517 के खातौली के युद्ध में पराजित कर दिया गया था। तो कहने का मतलब यह है कि महाराणा सांगा खुद अपने दम पर इब्राहिम लोदी को पहले ही हरा चुके, और एक बार नहीं 2-2 बार हराया। खातौली के युद्ध में हराया 1517 में, इसके अलावा बाड़ी के युद्ध में हराया 1518 में, ये तो दिल्ली वाले को हराया। गुजरात के महमूद खिलजी सेकंड को न केवल पराजित किया बल्कि उसको बंदी बना लिया था, और बंदी बनाने के बाद में उसको दया दिखाते हुए छोड़ भी दिया। इसीलिए मुस्लिम इतिहासकार लिखते हैं कि साहब हमने आज तक कभी ऐसा देखा नहीं कि कोई राजा किसी को बंदी बना ले और इस प्रकार से अपने जीते हुए जो शत्रु हैं उनको वापस से रिहा कर दे। और सांगा के बारे में तो ये लिखा जाता है कि उनके द्वारा अपने शत्रुओं को पकड़ लेना और वापस छोड़ देना इतना आसान होता था जैसे कोई पक्षियों को पकड़ लेता है। तो सांगा ने दिल्ली वाले को हराया, गुजरात के जो शासक थे, ये सॉरी आपके मालवा वाले को हराया और पकड़ भी लिया, बंदी बना के रखा, और गुजरात के महमूद खिलजी को तो भयभीत कर दिया था। ये ठेठ अहमदनगर तक पहुंच के उसका जितना खजाना था, हाथी घोड़े वगैरह, वो सब ले आए थे वहां से। और बाबर तो खुद लिखता है कि इन तीनों में अकेले अकेले तो ये ताकत ही नहीं है कि तीनों अकेले अकेले मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा को पराजित कर सकें।
तो तीनों में जब अकेले अकेले ताकत ही नहीं है और महाराणा सांगा इन तीनों को पराजित कर चुके हैं, ऐसे में फिर पुदीना खाओ और हजम करने की कोशिश करो। क्या ऐसे में महाराणा सांगा को बाबर को वहां से आमंत्रित करने की आवश्यकता थी कि आप आओ साहब, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। अब मुझे पता है आपके दिमाग में एक सोर्स चल रहा होगा कि सर वो बाबर फिर अपने उसमें बाबरनामा में तो लिखता है कि सांगा ने अपना एक दूत भेजा मेरे पास में। तो आप उसको सच अगर मान रहे हो तो मेवाड़ का भी तो एक इतिहास है, एक सोर्स है, एक पांडुलिपि है मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास, जिसमें उन लाइनों को लिखा गया है जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के एक पुरोहित थे, जो उनकी डेली की दिनचर्या नोट करते थे। जैसे आज करते हैं, बोले आज मान लो कोई नेताजी 10 बजे मीटिंग है, 11 बजे वहां जाएंगे, 12 बजे 1 बजे ये करेंगे, ऐसे उनकी दिनचर्या नोट होती थी। उसमें वो एक डायरी थी उनके पुरोहित की, जिसमें सारी सब चीजें नोट होती थी। उसी डायरी से वो अंश लिखे गए हैं मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास, जो पांडुलिपि है उसके अंदर। और उसमें तो ये जानकारी है कि साहब बाबर ने अपना आदमी अपने महाराणा सांगा के पास यहां पे भेजा। तो फिर आप किसको सच मानोगे? बाबर को सच मानोगे कि महाराणा सांगा ने अपना आदमी बाबर के पास भेजा कि मेरी हेल्प करो इब्राहिम लोदी के खिलाफ, जबकि इब्राहिम लोदी को तो खुद हरा चुके? या फिर इसको सही मानोगे कि बाबर अपना एक आदमी महाराणा सांगा के पास में भेज रहा है कि साहब आप मेरी हेल्प करो दिल्ली के खिलाफ, मेरे को आपकी हेल्प की आवश्यकता है, मैं दिल्ली जीत जाऊंगा, आगरा तक तो मेरा राज्य रहेगा और उसके इधर वाला जो है आपका राज्य रहेगा? किसको सच मानोगे? आप यूं विचार करो, आप मान लो जयपुर में रहते हो, राजस्थान के जयपुर में, या यूं मान लो आप मुंबई में रहते हो, महाराष्ट्र के मुंबई में। अब कोई बाहर से घूमने के लिए आपके मुंबई में आ रहा है, तो हेल्प करने की आवश्यकता किसको पड़ेगी? उस वो बाहर वाला आपकी हेल्प करेगा या फिर आप वहां उसकी हेल्प करोगे? बोले यहां मैं चप्पा चप्पा जानता हूं मुंबई का, निश्चिंत रहो, आप यहां पर आओ, आपकी सारी व्यवस्था कर दी जाएगी। ये बाहर वाला आदमी आपसे कहेगा या मुंबई वाला आदमी बाहर वाले को कहेगा? ऑब्वियसली जो मुंबई में रह रहा है वही कहेगा बाहर वाले को। तो महाराणा सांगा यहां पर रह रहे हैं, अपने दम पे तीनों को अलग अलग पराजित कर चुके हैं। ऐसे में महाराणा सांगा को बाबर की आवश्यकता है या बाबर को महाराणा सांगा की आवश्यकता है? भाई बाबर नई जगह में जा रहा है, नए शत्रु के पास में जा रहा है, तो उसको पराजित करने के लिए बाबर को ही महाराणा सांगा की आवश्यकता ज्यादा प्रतीत होती है। फिर भी यह प्रचारित किया गया कि साहब महाराणा सांगा ने उसको बुलाया, क्या क्या ठप्पे लगाए गए, बोले गद्दार ये है, वैसा है, वैसा है। सीधे विश्वास मत किया करो, इतिहास को छाना करो। छानने के बाद फिर भी ये मान लिया करो कि नहीं साहब ये नेगेटिव चीज है, हम इसको फिर भी जबरदस्ती पुदीना की गोली लेकर हजम करने की कोशिश करते हैं, फिर भी हजम ना हो तो फिर मान लिया करो कि नहीं साहब इसमें तो कुछ ना कुछ दुर्गंध आ रही है, ये जानबूझ के इस प्रकार से दुष्प्रचारित किया जा रहा है। रावचंद्र सेन है मारवाड़ के शासक, जिंदगी भर अकबर के खिलाफ वो युद्ध लड़ते रहे, युद्ध लड़ते 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 1581 ईस्वी में सारण के जंगलों में उनकी डेथ हो जाती है। सिंचियाई जो आपके जगह आती है पाली, वहां उनकी डेथ हो जाती है। या बहुत सारी वीरांगनाएं जिन्होंने जौहर कर लिया। आप एक बार विचार करो कि ऐसे योद्धा जो लगातार युद्ध लड़ते रहे, युद्ध लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, ऐसी वीरांगनाएं जिन्होंने उस समय के मूल्यों को बचाने के लिए जिंदा अग्नि को गले लगा लिया, आज अगर हम उनका उपहास उड़ाते हैं तो क्या ये हमारे योद्धाओं के साथ में, हमारे पूर्वजों के साथ में, क्या ये जस्टिस है? आप स्वयं एक बार इस बात पर विचार करना। और इस वीडियो में दी गई जानकारी के संबंध में आपके क्या विचार हैं वो भी आप जरूर साझा करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।